हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है, इतिहास का दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में और साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य के बारे में, 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। आप सबको पता है गुप्त साम्राज्य से कौन कौन थे। तो बहुत सारे राजा थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 राजा से सवाल पूछे जाते हैं गुप्त साम्राज्य के। एक शासक का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, एक शासक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, एक शासक का नाम था समुद्रगुप्त। तो अक्सर इन राजाओं के बारे में आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। आज आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। आराम से मेरी बातों को सुनिए, बहुत मजा आपको आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज राजा, किसान और नगर का ये आपका चौथी क्लास है, यानी कि ये आपका पार्ट 4 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग टोटल 3 क्लास ले चुके हैं इस चैप्टर का। अगर कोई भी नहीं देखे हैं तो आपको सर्च करना है यूट्यूब में हिस्ट्री चैप्टर 2 या क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 2 बाय तनु क्लासेस। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आएगा, थंबनेल में लिखा हुआ, आप पढ़ लेना। ये आपकी चौथी क्लास है जहां पर हम लोग आज गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल गुप्त साम्राज्य के बारे में कि जो गुप्त साम्राज्य है इसकी शुरुआत कब हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुप्त साम्राज्य की जो शुरुआत है वो 275 ईस्वी में हुई। ईस्वी कब हुई? 275 ईस्वी में। और गुप्त साम्राज्य 275 से लेकर के कब तक चला? 550 तक। कहीं कहीं पे 570 भी दिया गया है ना। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि जो गुप्त साम्राज्य है ये कब से कब तक चला? तो 275 में गुप्त साम्राज्य शुरू हुआ और 550 तक गुप्त साम्राज्य चला। तो पहला सवाल है प्यारे बच्चों, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? आप कहोगे 275 ईस्वी में, है ना। ईस्वी को ही हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एडी, ठीक। और कब तक चली? 525 ईस्वी तक, यानी कि 525 एडी तक 525 एडी तक जो है ये गुप्त साम्राज्य चली थी, ठीक है। दूसरा सवाल बनता है कि जो गुप्त साम्राज्य है इसकी शुरुआत किसने किया? तो उसका नाम था प्यारे बच्चों श्रीगुप्त, है ना, श्रीगुप्त। तो ये नाम याद रखिएगा, श्रीगुप्त, है ना। इनका नाम क्या था? श्रीगुप्त नाम था। तो श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया। तो श्रीगुप्त ने ही क्या किया था? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था, है ना। तो क्योंकि इनका नाम श्रीगुप्त था, अपने ही नाम पर इन्होंने गुप्त साम्राज्य रख दिया, ठीक है। तो श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया कब? 275 में। और ये गुप्त साम्राज्य का अंत कब हुआ? 550 ईस्वी में। अब अंत क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानेंगे। गुप्त साम्राज्य में कौन कौन से राजा आए ये सब जानेंगे। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, गुप्त साम्राज्य जिसकी स्थापना 275 में हुई, 550 ईस्वी तक ये साम्राज्य चला। गुप्त साम्राज्य में जो राजा शासन करते थे, गुप्त साम्राज्य में जो राजा शासन करते थे वो राजा किस वंश से आता है? गुप्त वंश से। जैसे मौर्य साम्राज्य में जो राजा शासन करते थे वो राजा जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, उनके बाद बिंदुसार, उनके बाद अशोक, ये सभी किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से। तो अगर आपको पूछे गुप्त साम्राज्य में जो वंश शासन करता था या जो राजा शासन करता था, जैसे श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, ये सभी किस वंश से था? तो ये सभी गुप्त वंश से था। तो आपको अब पूछा जाएगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? तो याद रखिएगा, गुप्त वंश की भी स्थापना श्रीगुप्त ने किया। तो अगर हम आपसे सवाल करें गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया, आप कहोगे श्रीगुप्त। अगर हम आपसे सवाल करें कि प्यारे बच्चों यहां पर यानी कि गुप्त साम्राज्य में जो राजाओं ने शासन किया वो राजा किस वंश से था? गुप्त वंश से था। अब आप बताओ ये गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? आप कहोगे श्रीगुप्त, है ना। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना ये भी श्रीगुप्त ने, गुप्त वंश की स्थापना ये भी श्रीगुप्त ने। वेरी गुड। गुप्त वंश की स्थापना कब हुआ? इसकी भी स्थापना प्यारे बच्चों 275 ईस्वी में ही हुई थी। दो डेट याद नहीं रखना, 275 में गुप्त साम्राज्य की भी और 275 में गुप्त वंश की भी, और दोनों की स्थापना श्रीगुप्त ने ही किया था। यहां तक क्लियर? वेरी गुड। इसके बाद यानी कि श्रीगुप्त के बाद राजा कौन बना? घटोत्कच, जो कि 319 ईस्वी तक शासन किया। बस इनके बारे में इतना ही याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया 275 ईस्वी में। और इसके बाद राजा कौन बना? तो इसके बाद राजा बना घटोत्कच। घटोत्कच, और घटोत्कच कब तक शासन किया? 319 तक, यानी 319 तक घटोत्कच का शासन चला, ठीक है। अब आइए यहां से आपके असली नाम शुरू होता है, क्योंकि यहीं से आपके सवाल पूछे जाते हैं। पहला चंद्रगुप्त प्रथम। हेलो, मुझे भी कोई सपोर्ट करो भाई, क्या सपोर्ट करेगा? चलो, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया।
इसके बाद राजा कौन बना? घटोत्कच बना। और घटोत्कच कब तक शासन किया? 319 तक। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में डेट भी पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे कि घटोत्कच के बाद कौन राजा बना? तो घटोत्कच के बाद राजा बना था, उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। अब आप कहोगे चंद्रगुप्त प्रथम कब राजा बना? 319 ईस्वी में। और ये 319 से लेकर के 335 तक इनका शासन चला। कहीं कहीं पे 334 भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन आप याद रखना 319 से 335 तक शासन चला चंद्रगुप्त प्रथम का। लगभग 16 साल तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा गुप्त वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली यानी सबसे पहला शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? तो सबसे पहला शक्तिशाली राजा का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इससे पहले जो घटोत्कच राजा बना था यह भी शक्तिशाली नहीं था, और जो श्रीगुप्त राजा था वो भी शक्तिशाली नहीं था। इसका मतलब चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का पहला शक्तिशाली राजा था, जो कि 319 ईस्वी में राजा बना था और 16 साल तक राजा रहा, यानी कि 335 तक। ठीक। दूसरा, इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब किया था? जब ये राजा बना, यानी 319 में ही उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत किया। तीसरा, इनकी पत्नी का नाम था लिच्छवी कुमार देवी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लिच्छवी कुमार देवी। इनकी पत्नी से ही इनको एक बेटा हुआ था जिनका नाम रखा समुद्रगुप्त, जो आगे चल के राजा बना। तो गुप्त साम्राज्य का चौथा राजा बना था समुद्रगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का पहला राजा श्रीगुप्त, दूसरा राजा घटोत्कच, तीसरा राजा चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम याद रखिएगा, इससे पहले कोई शक्तिशाली राजा नहीं था, तो चंद्रगुप्त प्रथम को पहला शक्तिशाली राजा कहा जाता है गुप्त साम्राज्य का, जो कि 319 में राजा बना था, 335 तक शासन किया, यानी कि इन्होंने 16 साल तक शासन किया। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। और गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? यह भी किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इनकी एक बीवी थी जिनका नाम क्या था? लिच्छवी कुमार देवी। तो इनकी पत्नी से, इनकी बीवी से इनको एक बेटा हुआ जिनका नाम रखा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बने। तो चलिए अब अगला राजा के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कब राजा बना? 335 में, और ये 375 का शासन किया। चलिए अब थोड़ा सा आपको हम याद भी कराते हुए चलते हैं। पहला सवाल प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट कीजिएगा जल्दी से बताना कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुआ? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी में हुआ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। किसने किया? श्रीगुप्त ने किया। वेरी गुड, ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बहुत अच्छा, पहला राजा था ये। दूसरा राजा का नाम क्या था? दूसरा का राजा का नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। घटोत्कच जो है ये दूसरा राजा है, और इन्होंने कब तक शासन किया? याद रखिएगा 319 तक, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा नहीं, 319 तक। अच्छा, श्रीगुप्त जो है ना, इन्होंने गुप्त वंश की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। तो कभी कभी सवाल पूछ देता है कि बताओ गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त ने। और इसकी भी स्थापना 275 में ही हुआ था। ये डेट अलग नहीं है, ठीक है, वही डेट है सेम, 275 ईस्वी, यहां भी 275 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना भी वही डेट। दूसरा राजा घटोत्कच था जो कि 319 तक शासन किया। वेरी गुड। अब तीसरा राजा का नाम क्या है? जल्दी से बोलो फटाफट से तीसरा राजा का नाम। तो हम सब ने जानते हैं कि तीसरा राजा का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। अब कुछ बच्चों को एक डाउट आ रहा होगा कि सर एक चंद्रगुप्त मौर्य था जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, क्या वही चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं? नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य था जो कि मौर्य साम्राज्य से था, लेकिन ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये अलग है, ये वो नहीं है, याद रखिएगा। ये तो गुप्त साम्राज्य से है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम। पहली सवाल ये बनता है कि ये राजा कब बने? तो 319 में बने। 319 ईस्वी में राजा बना और ये 16 साल तक शासन किया। तो 319 प्लस 16 कितना हो जाता है? 335, यानी कि 335 तक इनका शासन चला। याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम का। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में राजा बना, 335 तक इनका शासन चला। बहुत अच्छा, इतना तो आपको याद रहेगा। याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम को पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। इसके पहले कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था, तो इनको पहला शासक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम क्या था पता? लिच्छवी कुमार देवी। इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम क्या था? लिच्छवी कुमार देवी। उनसे इनको एक बेटा हुआ था जिनका नाम था समुद्रगुप्त। जिनका नाम क्या था? समुद्रगुप्त। तो अब अगला सवाल है कि चौथा राजा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा चौथा जो राजा है इसी का तो नाम था समुद्रगुप्त, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक सवाल तो यहां पर आप लोग आराम कर सकते हैं कि बताइए समुद्रगुप्त राजा कब बना था? तो समुद्रगुप्त, उनका पिताजी जो था चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 का शासन किया। 335 के बाद चंद्रगुप्त प्रथम का शासन खत्म हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका बेटा राजा बना यानी समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त राजा कब बना? 335 में बना।
कि अपने पिताजी के बाद यही राजा बना था, तो इनके पिताजी का शासन 335 में खत्म हो गया, तो फिर 335 में राजा कौन बना? समुद्रगुप्त। यहां तक हो गई चीजें क्लियर। बहुत अच्छा, आगे अब हम लोग देखते हैं चीजों को। याद रखिएगा समुद्रगुप्त को चौथा राजा कहा गया, चौथा, है ना। गुप्त साम्राज्य का चौथा राजा का नाम समुद्रगुप्त। यह राजा कब बना? 335 ईस्वी में। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? आपको अगर पूछे कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी का पहले मतलब समझो। देखो, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब होता है क्या है, इसको पहले समझिए। जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं, कल मेरी जगह कोई और आके पढ़ाएगा तो वो मेरा उत्तराधिकारी कहलाएगा। जैसे भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कहलाएगा लाल बहादुर शास्त्री। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे बाद आएगा वो मेरा उत्तराधिकारी कहलाएगा, जो जिसके बाद आएगा। तो पहले राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा कौन बना? शासक कौन बना? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी हुआ किनका? चंद्रगुप्त प्रथम का। तो अगर हम आपसे सवाल करें कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन, आप कहोगे समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन? समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का चौथा राजा का नाम क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या आपको यह सवाल याद नहीं है? बताइए, भारत का नेपोलियन कौन है? जल्दी से बताओ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अच्छे से याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और इसी को, समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है ना। चलिए, बहुत सारा सवाल समुद्रगुप्त से पूछा जाता है, अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त 335 में राजा बना था, 375 दिन का शासन चला। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के चौथे राजा थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। जैसे मैंने कहा, समुद्रगुप्त चौथे राजा थे, चौथा राजा ये था, और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को ही कहा गया, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, यहां पर समुद्रगुप्त चौथे राजा थे और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने गुप्त वंश का, इनको महान शासक माना जाता, महान राजा। तो गुप्त वंश का महान राजा किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को। पहला शक्तिशाली राजा किसको माना जाता है? पहला शक्तिशाली चंद्रगुप्त प्रथम को। लेकिन महान शासक किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है। इनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब समुद्रगुप्त राजा था, जब गुप्त साम्राज्य के राजा समुद्रगुप्त था, तो उस वक्त में गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक। समुद्रगुप्त के कई सारे बड़े भाई थे, कई अग्रज भाई थे। समुद्रगुप्त के कई सारे भाई थे, फिर भी उनके पिताजी जो है चंद्रगुप्त प्रथम, इनकी प्रतिभा को देखकर इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। आप ये कह सकते हो ना कि सर, चंद्रगुप्त प्रथम के तो कई सारा बेटा था, फिर भी चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को ही अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? यानी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त है ना, यही राजा बना था ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम के कई सारे बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटा समुद्रगुप्त को ही राजा क्यों बनाया? तो क्योंकि समुद्रगुप्त जो है उस लायक थे, इसलिए इनकी पिताजी चंद्रगुप्त प्रथम ने इनकी प्रतिभा को देखकर, इनकी चीजों को देखकर, इनकी टैलेंट को देखकर इनको क्या बनाया? अपना उत्तराधिकारी बनाया। यानी कहा कि मेरे बाद यही राजा बनेगा। ठीक। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शासन पाने के लिए अपने प्रतिद्वंदी अग्रज राजकुमार काछा को हराया था, है ना। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो है राजा बनने के लिए, शासन पाने के लिए उनके प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का मतलब होता है टक्कर का, है ना। तो समुद्रगुप्त के टक्कर के एक भाई थे उनका, जिनका नाम था राजकुमार काछा। इनका भाई का नाम क्या था? राजकुमार काछा। तो इनके भाई थे राजकुमार काछा, जो इनको बहुत ज्यादा टक्कर देता समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त ने अपने भाई राजकुमार को हराया और फिर ये जीता और फिर ये गुप्त साम्राज्य के राजा बना, ऐसा कहा जाता है। समुद्रगुप्त वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक और सम्राट माने जाते हैं। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सेनानायक समुद्रगुप्त को माना जाता है, और इनका नाम भी रखा समुद्रगुप्त। समंदर का पानी कभी खत्म नहीं होता, उसी तरह इनका नाम भी समुद्र के नाम पर पड़ा है। तो समुद्रगुप्त वैश्विक इतिहास यानी पूरे दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े, सबसे सफल सेनानायक और सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अभी भी कहा जाता था है। उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है ना। आपको पता ना, भारत के लिए स्वर्ण युग, स्वर्ण युग का मतलब क्या होता है? भारत का, याद रखिएगा, जो गुप्त साम्राज्य है इसको स्वर्ण युग कहा जाता था भारत के लिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर गुप्त साम्राज्य था, जब यहाँ पर समुद्रगुप्त राजा था भारत में, तो उस वक्त में भारत काफी तरक्की में था, इसीलिए भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है उनका शासनकाल। यानी वो जो शासन किया ना, जब तक वो यहाँ पर राज किया गुप्त साम्राज्य में, उस समय भारत बहुत तरक्की में था, गुप्त साम्राज्य बहुत तरक्की में था, इसीलिए भारत को स्वर्ण युग, मतलब स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। कि स्वर्ण युग की शुरुआत किसने किया?
समुद्रगुप्त ने किया। वो एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। याद रखिएगा, जो समुद्रगुप्त है एक बहुत ही उदार शासक थे, है ना, लोगों की भलाई करते थे, लोगों की कल्याण करते थे, एक बहुत ही वीर योद्धा थे, बहुत बड़े वीर योद्धा थे, और कला के संरक्षक थे। और कला के संरक्षक थे, है ना, किसी को गाने की कला मतलब क्या होता है, जैसे आपको गाने की कला है, किसी को डांस करने की कला है, किसी को क्या कहते हैं पढ़ने की कला होती है, किसी को पेंटिंग करने की, किसी को चित्र बनाने की, हर इंसान की अलग अलग कला होती है। तो ये जो है ना कला के बहुत संरक्षक थे, है ना, किसी को भी कोई कला आती थी तो उनको कहते थे कि अच्छे से काम करो। ठीक है। समुद्रगुप्त का नाम समुद्र शब्द से जुड़ा है, जिसका मतलब होता है महासागर। यह नाम उनके बड़े और सफल विजयों को दिखाता है। जैसे समुद्र बहुत बड़ा होता है और सब कुछ अपने में समा लेता है, जैसे समुद्र कितना बड़ा है और समुद्र में आप कितना भी पानी दे दीजिए या समुद्र से कितना भी पानी ले लीजिए, लेकिन समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता। मान लीजिए समुद्र में जाके आप अगर बहुत ज़्यादा पानी निकालिएगा तो क्या समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा? नहीं। या कितनों पानी दे दीजिए कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने वाला उसका। तो इसका मतलब उसी तरह से इनको भी समुद्र से इनका तुलना किया गया। ये भी वैसे ही थे। ये भी जिस तरह से समुद्र एक बड़ा बड़ा चीज़ों को अपने में समा लेता है, जिस तरह से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें समुद्र में जाके डूब जाता है, उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी कई सारे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कई सारे जगहों को, कई सारे राजाओं को हराया और कई सारे जगह को जीत करके अपने गुप्त साम्राज्य में मिलाया। पहले क्या होता था, एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था, वो राजा जब हार जाता था तो उस राजा का जो भी साम्राज्य उस पर कब्जा कर लेता था, कहता था कि आज से ये साम्राज्य हमारा। तो उसी तरह से गुप्त साम्राज्य, ये समुद्रगुप्त भी वैसे जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। समुद्रगुप्त का नाम सम्राट अशोक के साथ जोड़ा जाता रहा है। और याद रखिएगा, जिस तरह से अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था, तो उसी तरह से समुद्रगुप्त को भी बार बार अशोक के साथ जोड़ा जाता था। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से अलग है ना। एक जो समुद्रगुप्त है वो विजय अभियान के लिए जाने जाते हैं और जो दूसरा है वो धम्म के लिए जाने जाते हैं ना। अशोक ने तो धम्म को चलाया था ना पूरे दुनिया में, अशोक तो धम्म को चलाया था, युद्ध को छोड़ दिया था। और जो समुद्रगुप्त है वो तो युद्ध कर रहा था, जीत रहा था। तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का नाम आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है। अब आपसे हम कुछ कुछ सवाल करेंगे, आप अच्छे से जवाब दीजिएगा ताकि आपसे सारा सवाल बन जाए। समुद्रगुप्त से संबंधित कोई भी सवाल पूछे तो आपसे बन जाए। जल्दी से बताओ समुद्रगुप्त के बारे में, किसके बारे में बताओगे? समुद्रगुप्त। चलिए पहला सवाल, समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त साम्राज्य के कौन से नंबर के राजा थे? तो याद रखिएगा गुप्त साम्राज्य के चौथे शासक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए गुप्त साम्राज्य के चौथे राजा का नाम क्या है, तो आप कहोगे समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त राजा कब बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यह राजा कब बना था। तो याद रखिएगा 335 ईस्वी में, 335 में राजा बना। 335 से लेकर के 375 तक इनका शासन चला, है ना। 335 से लेकर के 375 तक, यानी लगभग 40 साल तक इन्होंने शासन किया समुद्रगुप्त ने। ये गुप्त साम्राज्य के चौथे राजा थे। और याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि बताइए चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी का नाम क्या है, तो आप कहोगे समुद्रगुप्त। ठीक है, वेरी गुड। अब समुद्रगुप्त के बारे में पहला सवाल पूछा जाता है कि बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है। समुद्रगुप्त जो कि एक बहुत ही उदार शासक थे, इनकी तुलना मतलब नेपोलियन से की जाती है, इसको तो आगे हम लोग समझेंगे। और क्या सवाल बनता है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा इनके समय में राजधानी पाटलिपुत्र थी, है ना, पाटलिपुत्र थी। इन्होंने अपने भाई राजकुमार काछा को हराया था। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, भाई राजकुमार को हराया था, ये काछा को हराया था। भारत का नेपोलियन स्वर्ण की शुरुआत कही जाती है ना। चलो बहुत सारा सवाल बनता है। तो देखिए ज्यादातर सवाल यही पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है, ज्यादातर ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में और सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाई को हराया था, राजकुमार जो कि था, जिसका नाम था काछा। तो ये किसको हराया था? तो अपने भाई राजकुमार को, जिसका नाम क्या था? काछा, है ना, जिसका नाम क्या था? काछा। तो काछा को इन्होंने क्या किया? हराया। ये तो आपको याद रहेगा किसको हराया? काछा को हराया। जब समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का राजा बना तो उस वक्त में गुप्त साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र। तो आप याद रखिएगा जब समुद्रगुप्त राजा बना तो उस वक्त में गुप्त साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है। समुद्रगुप्त को एक तरह से इनका नाम समुद्र पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि जिस तरह समुद्र एक बहुत बड़ा होता है, कोई भी चीज समुद्र में डूब जाता है, समुद्र का कोई बाल नहीं बांका कर पाता, उसी तरह से समुद्रगुप्त भी बिल्कुल वैसे ही थे।
हर जगह राजा को हराता था, जीतता था और कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। ठीक है, तो ये थे समुद्रगुप्त, जिनके बारे में उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। और समुद्रगुप्त जब शासन शुरू किया तभी स्वर्ण युग की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के शासन से ही स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। स्वर्ण युग का मतलब क्या कि सबसे अच्छा युग, सबसे तरक्की वाला युग। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इनकी जो तुलना है वो नेपोलियन से की जाती है। किनकी तुलना? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो एक सवाल तो आपके मन में आ रहा होगा कि इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा? जी सर, मैं कुछ नहीं चलाती हूं, क्या चलाने की बात कर रहे हो? चलो अब देखो, तो जैसे मैंने कहा कि जो समुद्रगुप्त है इनकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। अब आपके सामने सवाल है कि इसको आखिर भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो याद रखिएगा, उसका नाम था V.A. स्मिथ, है ना। आपको ये सवाल आएगा, आपके सामने सवाल आएगा कि प्यारे बच्चों बताइए, इनको भारत का नेपोलियन किसने कहा? किनको? समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन कहा था, उसका नाम था इतिहासकार इसका नाम था V.A. स्मिथ। क्या नाम था? V.A. स्मिथ। तो याद रखिएगा, इनका नाम क्या था प्यारे बच्चों? अरे हम क्या क्या लिख रहे हैं, V.A. स्मिथ। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, किसने इनको भारत का नेपोलियन कहा? V.A. स्मिथ ने। ठीक है, चलिए अब आपके सामने सवाल है कि इनको नेपोलियन से ही तुलना क्यों किया जाता है, इनको आखिर भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? तो सिंपली अगर जवाब देंगे तो जिस प्रकार से समुद्रगुप्त शक्तिशाली था, जिस प्रकार से समुद्रगुप्त हर जगह को जीत जाता था, तो उसी तरह से प्यारे बच्चों नेपोलियन भी वैसा ही था। नेपोलियन भी पूरे यूरोप को जीत लिया था। तो जिस तरह से समुद्रगुप्त शक्तिशाली था उसी तरह से नेपोलियन भी था। तो इसीलिए इसको यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि समुद्रगुप्त भी बिल्कुल नेपोलियन जैसा ही शक्तिशाली था। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की जीत को देखकर उसकी तुलना फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट से की थी, है ना। नेपोलियन जो है वो कहां से है? फ्रांस से है, फ्रांस से। तो फ्रांस का राजा था नेपोलियन बोनापार्ट। तो इतिहासकार जो V.A. स्मिथ है, इन्होंने ही समुद्रगुप्त की, जब समुद्रगुप्त हर जगह जीतते थे, तो जब इतिहासकार V.A. स्मिथ ने पढ़ा समुद्रगुप्त के बारे में तो देखा कि भाई ये जो समुद्रगुप्त है तो हर जगह को जीत रहा था उस समय, इसका मतलब आज जैसे नेपोलियन है तो उस समय समुद्रगुप्त था। ठीक, तो इतिहासकार V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त की जीत को देख करके उनकी तुलना फ्रांस के राजा नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। यह तुलना तो बिल्कुल सही है, क्योंकि समुद्रगुप्त भी एक महान विजेता था। समुद्रगुप्त भी हर जगह जीतता था और नेपोलियन भी हर जगह जीतता था। तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि जिस तरह से आज नेपोलियन है ना, तो ऐसे ही समुद्रगुप्त था, ये बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यह तुलना करना पूरी तरह सही नहीं है। बोला क्यों भाई? इसलिए क्योंकि समुद्रगुप्त जो है ये बहुत पहले था। समुद्रगुप्त कब था? 375 में था। लेकिन नेपोलियन तो 1400 साल बाद आया ना। तो हम लोग तुलना उल्टा करना चाहिए। जैसे मान लो आपका बड़ा भाई है, वो बहुत तेज है, आप उसके बाद है। आपका बड़ा भाई है जो कि बहुत तेज है, आप उसके बाद है, तो आपके पिताजी क्या कहेंगे? अरे ये भी जो है ना अपने बड़े भाई की तरह तेज है। यानी आपकी तुलना आपके भाई से हो रही है, आपका भाई की तुलना आपसे नहीं होगा। ये नहीं कहेगा ओ मेरा जो बड़ा बेटा है ना छोटे बेटी की तरह है, नहीं, ये बोलेगा कि मेरा जो छोटा बेटा है वो बड़े बेटे की तरह है। यानी आपकी तुलना होगा। तो यहां पर पहले कौन आया? समुद्रगुप्त आया। पहले समुद्रगुप्त आया, बाद में यहां पर नेपोलियन आया। तो नेपोलियन की तुलना होना चाहिए समुद्रगुप्त से। इसीलिए याद रखिएगा, यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है उसको। यूरोप का समुद्रगुप्त किनको? नेपोलियन को, है ना। तो भारत का जो इतिहासकार है उन्होंने कहा कि नहीं, नेपोलियन की तुलना नहीं करना, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से नहीं बल्कि नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से किया जाए। तो आपको दोनों याद रखना, ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना है। आपको कहेंगे भारत का नेपोलियन कौन है, तो आप कहोगे समुद्रगुप्त। ठीक, और हम कहेंगे कि बताओ यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है, तब आप कहोगे नेपोलियन। तो यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? नेपोलियन। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है? नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक, तो हम सवाल करेंगे समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और नेपोलियन को क्या कहा जाता है? यूरोप का समुद्रगुप्त। बस ये दो चीज याद रखना है। और इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो इतिहासकार का नाम याद रखिएगा, V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ ने। ठीक है, एक सिक्के से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, जो उसकी धार्मिक और साम्राज्यवादी सोच को दर्शाती है। अब आप कहोगे कि सर ये अश्वमेध यज्ञ क्या है? प्यारे बच्चों, अश्वमेध यज्ञ एक तरह का पूजा है जो कि उस वक्त में होती थी। इसमें होता क्या था ना
कि एक जो घोड़ा है ना उसको छोड़ दिया जाता था, है ना, एक घोड़ा है उसको छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे 2 सेना को लगा दिया जाता था। 2 सेना को कहा कि ये घोड़ा जहां जहां तक जाएगा तुम भी इसके पीछे पीछे जाओ, और वो घोड़ा जितना क्षेत्र तक जाता था वो पूरा क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। समझ गए? तो ये एक तरह से पूजा होती थी। और मान लो उस घोड़ा को कोई राजा पकड़ लिया तो वो जो राजा है ना उसको उस पर हमला किया जाता था और वो राजा को हटा दिया जाता था और उसके पूरे साम्राज्य पर कब्जा हो जाता था। तो इस घोड़ा को कोई पकड़ नहीं सकता था। तो इस तरह की एक पूजा होती थी जिसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो अगर पता चले कि अश्वमेध यज्ञ ने कौन सा राजा ने इस तरह के पूजा को किया, अश्वमेध यज्ञ को किया, तो आप कहोगे समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ को किया था, यानी इस तरह का पूजा किया था। एक और सिक्का मिला है जिस सिक्के से पता चलता है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है उनको। तो इससे पता चलता है वीणा बजाते हुए दिखाया है किनको? समुद्रगुप्त को। एक सिक्का है, सिक्का तो समझते हैं रुपया, तो उसमें जो है ना एक चित्र बना हुआ है और उस चित्र में दिखाया गया है कि जो समुद्रगुप्त है वो वीणा बजा रहा है। इसका मतलब समुद्रगुप्त को संगीत भी बहुत पसंद था, म्यूजिक भी बहुत पसंद था। ठीक है, तो आपके सामने अब कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए। समुद्रगुप्त राजा कब बना? 335 में। कब तक शासन रहा? 375 तक। चौथे राजा थे ये गुप्त साम्राज्य के, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त किनका उत्तराधिकारी है? चंद्रगुप्त प्रथम का। वेरी गुड। जब समुद्रगुप्त राजा बना उस वक्त में राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी गुप्त साम्राज्य का। वेरी गुड। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। बहुत अच्छा। काछा को किसने हराया? समुद्रगुप्त ने। बहुत अच्छा। भारत का नेपोलियन किसने कहा? वी.ए. स्मिथ ने कहा। बहुत अच्छा। समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया? तो वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया। और याद रखिएगा समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया। क्या कहा गया? लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला राजा के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है रामगुप्त। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चीजें समझ में आ रही है क्या? कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्या आपसे बन जाएगा? जल्दी से बोलो। आई रीड इन अमित यूनिट क्लास। यस सर जी, बन जाएगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। आप सभी लोग जो वीडियो को लाइक नहीं किए हो इसका मतलब है कि बड़ा गलती कर रहे हो। जल्दी से वीडियो को लाइक करो आप सभी लोग, ठीक है? कंजूसी नहीं, लाइक में कंजूसी नहीं। हम जैसे पढ़ाने में कंजूसी नहीं करते हैं उसी तरह आप लोग लाइक में कंजूसी नहीं करोगे, ठीक है ना? यस सर जी। नेपोलियन मतलब क्या होता है? अरे नेपोलियन मतलब, नेपोलियन नाम है भारत का। नेपोलियन जैसे समुद्रगुप्त नाम है राजा का, तो उसी तरह नेपोलियन एक राजा का नाम था जो कि फ्रांस का राजा था, यूरोप का राजा था। समझ गए ना? चलो अब प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त के बाद अगला राजा के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है रामगुप्त, है ना? रामगुप्त के बारे में जानकारी सबसे पहले कहां से मिला? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर। मध्य प्रदेश का जिला है सागर। सागर में एक जगह है एरन। एरन से ही एक सिक्का मिला है। मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर, सागर का एक जगह है एरन, एरन से एक सिक्का मिला है। इसी सिक्का में कुछ कुछ लिखा हुआ है। उसी सिक्का से पता चला है रामगुप्त के बारे में। क्लियर? अब ऐसा माना जाता है कि जो रामगुप्त है ना ये बहुत ही डरपोक राजा था, बहुत ही कमजोर राजा था, बहुत ही कमजोर। कैसे आप कहोगे सर कैसे कह सकते हैं? तो ऐसा कहा जाता है कि एक राजा था जिनका नाम था शक राजा। शक मतलब शक मत कर लेना, राजा का नाम था शक। तो शक शासक जो है ना इस पर हमला किया रामगुप्त पर और रामगुप्त हार गया। शक शासक जो है ये रामगुप्त पर हमला किया और रामगुप्त हार गया। जैसे ही रामगुप्त हारा इनके बाद जो शक शासक है इन्होंने क्या कहा कि हमें तुम्हारी बीवी चाहिए। ये क्या बात हुई? अब रामगुप्त जो है इसके बारे में पहले जानकारी कहां से मिला? मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन जगह है, वहीं पर एक सिक्का मिला। सिक्का से पता क्या चला कि रामगुप्त एक कमजोर और एक डरपोक किस्म का राजा था। कैसे? तो इनकी लड़ाई एक बार शक शासक से हुआ था और शक शासक रामगुप्त को हरा दिया। जैसे ही रामगुप्त हार गया इनके बाद शक शासक ने कहा कि हमें तुम्हारी बीवी चाहिए। रामगुप्त ने दे भी दिया। जी हाँ, आपको क्या लगा नहीं देगा? दे दिया। तो शक शासक को रामगुप्त ने अपनी बीवी दे दिया, कहा कि ले जाओ। बताओ इनको इतना जान का डर। तो इस बात का पता रामगुप्त के भाई को पता चल गया, है ना? रामगुप्त की पत्नी का नाम था, याद रखिएगा, ध्रुव देवी। ध्रुव देवी उनकी पत्नी का नाम था। तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को सौंप दिया, कहा कि जाओ मेरी पत्नी को लेकर के। और पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। इनका पता चला चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त जो कि उन्हीं का छोटा भाई था, रामगुप्त का ही छोटा भाई था चंद्रगुप्त। इनको पता चला कि अरे मेरा जो बड़ा भाई है वो अपनी बीवी को यानी मेरी भाभी को उस राजा को दे दिया, उस दरिंदा को दे दिया, है ना? चंद्रगुप्त जिसको आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हीं को कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जैसे ये पता चला कि मेरी भाभी को
शक राजा लेके जा रहे हैं, इस बात का जैसे ही पता चला तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दिमाग लगाया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बदनामी बहुत हो जाएगी। हमारी क्या हो जाएगी? बदनामी बहुत हो जाएगी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? अपने कुल की यानी अपने खानदान की, अपने वंश की इज्जत बचाने के लिए एक बहुत ही बहादुरी भरा काम किया। उसने क्या किया? जो उनका भाभी था, भाभी का नाम क्या था? ध्रुव देवी, जिनको लेके गया था शक राजा। तो ये जो है अपने इज्जत को, अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए ये क्या किया? अपने भाभी की तरह कपड़ा पहन लिया, एकदम ध्रुव देवी के जैसा बन गया। जैसे उनकी भाभी दिखती थी बिल्कुल ये भी वैसा ही कपड़ा पहन लिया, है ना, और चले गया शक राजाओं के पास। शक राजाओं को शक नहीं हुआ, शक राजाओं को शक नहीं हुआ। वहां गया, वहां जाने के बाद शक राजाओं को हरा दिया, वहां पर शक राजा की हत्या कर दिया, है ना। शक राजा के पास गया, उसकी हत्या कर दिया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने कमजोर भाई को भी मार दिया, कहा कि तुम्हारे जैसा भाई होने का कोई फायदा नहीं है जो अपना बीवी को दे दे। तो अपना रामगुप्त भाई को भी मार दिया, और फिर अपने कुल के लिए जो कलंक मानता था इनको ना, कि खानदान का कलंक है ये, अपने बड़ा भाई को मार दिया। कहा कि तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं जो अपनी बीवी को सौंप दे। और फिर बाद में जो चंद्रगुप्त है, इन्होंने अपनी भाभी से यानी कि ध्रुव देवी से ही शादी कर लिया और स्वयं गुप्त साम्राज्य का राजा बन गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय कैसे राजा बना, आपने कहानी पढ़ा, ठीक है। तो रामगुप्त के बारे में क्या कहा जाता है कि ये कमजोर और डरपोक शासक था और बहुत ही कम समय के लिए ये राजा बना था। इसके बारे में जानकारी कहां से मिली? मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक जगह है एरन, वहीं पर एक सिक्का मिला, वहीं से जानकारी मिला। और कहानी क्या था? तो शक शासक ने इनको हराया, तो इन्होंने अपनी बीवी को सौंप दिया, एक समझौता किया शक राजाओं ने, और इन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया ध्रुव देवी को। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चला कि भाई मेरा भाई ने ऐसा गलती किया है, और इन्होंने गया ध्रुव देवी का ही शकल के जैसा अपना भेष पूरा ध्रुव देवी की तरह कर लिया, अपना शकल एकदम ध्रुव देवी की तरह देखने लगा, गया और अपनी भाभी को बचा के लाया, अपने भाई को मारा और फिर उनसे शादी कर लिया, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बन गया। कौन राजा बन गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अब सवाल, समुद्रगुप्त कब से कब तक शासन किया? तो समुद्रगुप्त 335 में राजा बना था। देखो, पहले चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम 319 में राजा बना और 335 से शासन किया। वेरी गुड। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका बेटा राजा बना जिसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त कब राजा बना? 335 से लेकर के 375 तक, ठीक। 375 में ही रामगुप्त राजा बना था, लेकिन उनका भाई ने उनको मार दिया। क्यों मारा? आपने कहानी समझ गया। तो उसी समय राजा बन गया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय राजा कब बना? 375 में ही। तो समुद्रगुप्त के बाद राजा बना चंद्रगुप्त द्वितीय। बीच में जो रामगुप्त था वो कुछ ही समय के लिए था। अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। तो पहला सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा कब बना? 375 में। कब तक शासन किया? 415 तक। कितने साल के लिए राजा बना था ये भी? तो ये भी 40 साल के लिए राजा बना था। जिस तरह से समुद्रगुप्त 40 साल तक शासन किया, उसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय भी 40 साल तक शासन किया था। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है? बड़ा जोर से बोल रहे हैं क्या? सर हम 2 बार लाइक किए हैं, हमको थैंक्स बोलिए। सर कितना बजे क्लास शुरू होता? 7 बजे शुरू होती है क्लास, है ना। 2 बार लाइक किए, इनको थैंक। 2 बार लाइक कैसे कर दिए भाई तुम? एक ही बार लाइक होता है। तो हाँ, शेयर आप कर सकते हैं। सर मैं कर दिया, चलो थैंक यू सो मच। जो लाइक कर दिए थैंक यू। आप लोग प्यार है हमारा, तो थैंक यू। क्या आप लोगों के लिए हर चीज़ हाजिर, जाहिर नहीं हाजिर। चलिए यही है, बताओ। ओके चलो, अब प्यारे बच्चों अगला राजा के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और ये 375 में राजा बना, 415 तक शासन किया, यानी कि 40 साल तक शासन किया। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और उसके प्रधान पत्नी दत्ता देवी का पुत्र था, है ना। समुद्रगुप्त का एक बेटा ही होगा ना चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए याद रखिए, समुद्रगुप्त का एक बेटा का नाम था रामगुप्त, लेकिन रामगुप्त तो कमजोर निकला, तो अब रामगुप्त हार गया। तो समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना, और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। तो अब यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा कहानी। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे थे। अब आप बताओ, अगर हम आपसे सवाल करें कि समुद्रगुप्त का कितना बेटा, अब कितना बेटा हमको नहीं पता, लेकिन एक बात तो पता है कि समुद्रगुप्त का बेटा एक था जिसका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। लेकिन क्योंकि रामगुप्त डरपोक था तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। अब एक और बेटा था समुद्रगुप्त का जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय लिख देते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम लोग विक्रम आदित्य के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को क्या नाम से जानते हैं? विक्रम
आदित्य। याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद यही राजा बना था, राहुगुप्त बना था, लेकिन ये डरपोक निकला, ये खत्म हो गया। ठीक, अब सवाल आगे है कि चंद्रगुप्त द्वितीय राजा कब बना। पहला सवाल तो ये है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा कब बना, तो जब उनके पिताजी का शासन खत्म हुआ था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का पिताजी का शासन कब खत्म हुआ, 375 में। तो 375 में जैसे ही उनके पिताजी का शासन खत्म हुआ, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बन गए 375 में, और 375 से लेकर के 415 तक इनका शासन चला, यानी लगभग 40 साल तक इन्होंने शासन किया। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब चंद्रगुप्त द्वितीय से बहुत सारे सवाल आते हैं, याद रखिएगा अच्छे से। चलो, पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिताजी का नाम क्या है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की एक पत्नी थी जिनका नाम था दत्त देवी। तो दत्त देवी और समुद्रगुप्त से ही इनका एक बेटा, मतलब कि एक कह सकते हैं, अगर पूछा जाए कि बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम है दत्त देवी, और चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम क्या है, समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त और उनकी प्रधान पत्नी दत्त देवी का पुत्र था। इसे विक्रम आदित्य की उपाधि प्राप्त थी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रम आदित्य कहा जाता है। ठीक, उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इनसे एक बेटी हुई जिनका नाम प्रभावती गुप्त रखा। तो ये सवाल पूछा जाता है कि प्रभावती गुप्त किनकी बेटी है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी किनसे हुई, चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी हुई थी नाग राजकुमारी कुबेर नागा। नाग राजकुमारी कुबेर नागा, क्या नाम है, याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी किनसे हुई, नाग राजकुमारी कुबेर नामा। इनसे शादी हुई चंद्रगुप्त द्वितीय की। नाग राजकुमारी कुबेर नामा से इनको एक बेटी हुआ, बेटी का नाम रखा प्रभावती गुप्त। तो अब पूछेंगे प्रभावती गुप्त किनकी बेटी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रभावती गुप्त किनकी बेटी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय किनके साथ शादी किया, नाग राजकुमारी कुबेर नामा। ये सब नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिताजी का नाम समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय की माताजी का नाम दत्ता देवी, दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी हुई किनसे हुई, उनका नाम था नाग राजकुमारी कुबेरनामा। इनसे इनको एक बेटी हुई जिनका नाम क्या रखा, प्रभावती गुप्त। ठीक, प्रभावती गुप्त का शादी अब किनसे हुआ, यह भी सवाल है। तो प्रभावती गुप्त का शादी वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से हुआ, है ना। इनका वंश का नाम था गुप्त वंश। एक अगला वंश था जिनका नाम था वकाटक वंश। तो वकाटक वंश के राजा का नाम था रुद्रसेन, रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय से शादी हुआ प्रभावती गुप्त का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का शादी किनसे कराया, रुद्रसेन से। और रुद्रसेन किस वंश से था, वकाटक वंश से था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है, इनकी शादी रुद्रसेन द्वितीय से हुआ जो कि वकाटक वंश के राजा थे। ठीक, अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने वकाटकों की सहायता से कठियावाड़ के शक शासकों का अंत किया। देखिए उस समय जो राजा वगैरह शादी करते थे ना, एक राजा दूसरे राजा की बेटी से शादी करता था, क्यों, ताकि शक्तिशाली हो। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी काफी चालाक थे, इन्होंने अपनी बेटी की शादी वकाटक वंश के राजा से कराया, रुद्रसेन से, है ना। अब इससे क्या मिला, ये दोनों रिश्तेदार बन गए, वकाटक वंश और गुप्त वंश आपस में रिश्तेदार बन गए। अब ये दोनों मिल करके शक राजा को हराया, वही शक राजा, याद है ना, शक राजा जो कि इनकी भाभी को किडनैप करके लेके गया था। अब आप कहोगे सर इनकी तो एक पहले ही पत्नी थी ना जिनका नाम ध्रुव देवी था, ध्रुव देवी। हाँ, तो इन्होंने अपनी भाभी से भी शादी किया था, फिर इन्होंने दूसरी शादी नाग राजकुमारी कुबेर नागा से किया। ठीक है, और जिनसे इनको एक बेटी हुई प्रभावती गुप्त। और इनकी शादी वकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय से कराया। फिर रुद्रसेन द्वितीय ने यानी वकाटक वंश ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता किया। ये दोनों आपस में मिल करके शक शासकों को हराया। ठीक, लेकिन शक शासक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। शक शासक तो बहुत बड़ा था ना, बहुत बड़ा था। ठीक, अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय अपने सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध था, अपने संस्कृति को बहुत आगे तक लेके गया है। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न क्या होता है, जैसे मुगल राजा अकबर के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन राजा है जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो आपको ऑप्शन में लगाना पड़ेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। 9 रत्न मतलब क्या, अलग अलग मंत्री होते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, है ना, खाद्य मंत्री। तो हर एक अलग अलग मंत्री होता है। तो इस तरह से टोटल 9 मंत्री होता था। उसी 9 मंत्री को समझो 9 रत्न कहा जाता था। तो पूछा जाएगा 9 रत्न किसके दरबार में थे, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, और ये वैष्णव धर्म को मानता था, यानी ये विष्णु भगवान को मानता था और अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता था। यानी भले ही विष्णु भगवान को मानता था, लेकिन बाकी धर्मों के लिए खराब नहीं बोलता था, बाकी धर्मों का भी सम्मान करता था।
उसका संधि मंत्री का नाम था वीरसेन सैब, इनका संधि मंत्री था जिनका नाम था वीरसेन सैब। सेनापति का नाम था आम्रकार्दव बौद्ध। उनकी दो प्रमुख राजधानियां थी, यानी जब गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे तो उस वक्त में गुप्त साम्राज्य की राजधानी दो थी, एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैनी। तो अगर हम कहेंगे जब समुद्रगुप्त राजा था उस वक्त में गुप्त साम्राज्य की राजधानी सिर्फ पाटलिपुत्र थी, लेकिन जब चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना तो उस वक्त में गुप्त साम्राज्य की दो राजधानी थी, एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैनी। ठीक है। और चीनी यात्री फाहयान इसी के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा 399-414 में। तो यहां पर कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है जो आपके पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। सबसे पहला सवाल कि चंद्रगुप्त द्वितीय राजा कब बना, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना था 375 में, जो कि 415 तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रम आदित्य भी कहा जाता है, यह समुद्रगुप्त की बेटा था, इनका माता का नाम दत्त देवी था। इनकी शादी किनसे हुई, तो नाग राजकुमार कुबेरनामा जिनसे इनको एक बेटी हुई प्रभावती गुप्त, और इन्होंने अपनी बेटी की शादी रुद्रसेन से द्वितीय से करवाया जो कि वकाटक वंश के राजा थे। फिर वकाटक वंश के राजा के साथ मिलकर के इन्होंने शक राजाओं को हराया। ठीक है। इसके समय में संस्कृति बहुत तेजी से फैला, याद रखिएगा। नवरत्न इसी के दरबार में थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नवरत्न किनके दरबार में थे, याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये किस धर्म को मानता था, वैष्णव धर्म को मानता था। इनके समय में कौन आया था, फाहयान आया था। बस यही सब सवाल आते हैं। फाहयान कब आया, चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में आया, तो चीनी यात्री फाहयान गुप्त साम्राज्य में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्या आपको इतना याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए अब अगला राजा का नाम है कुमारगुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन कब से कब तक रहा, 40 साल रहा, यानी 375 से लेकर के 415 तक इनका शासन रहा। तो 375 से 415 तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन रहा। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु हुई, उनके बाद राजा बना कुमारगुप्त प्रथम। और कुमारगुप्त कब राजा बना, 375 में, ये सॉरी 415 में राजा बनेगा ना, जब उनकी मृत्यु हुई, उनके पिताजी की मृत्यु हुई। चलिए जी गुरुजी डेट याद रखिएगा, एडी, हाँ 475 एडी को ही हम लोग ईस्वी कहते हैं। ठीक है। चलो, तो चंद्रगुप्त द्वितीय कब से कब तक शासन रहा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय 375 में राजा बना, 415 तक उनका शासन रहा। ठीक। इनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजा बना कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त कब राजा बना, 415 में। जब चंद्रगुप्त द्वितीय की शासन खत्म हुआ तो इसके शासन के खत्म होने के बाद, यानी 415 में खत्म हुआ, इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम राजा बना 415 में, और ये 415 से 455 तक शासन रहा, यानी कि इनका भी शासनकाल 40 साल तक रहा। समुद्रगुप्त भी 40 साल, चंद्रगुप्त द्वितीय भी 40 साल, कुमारगुप्त भी 40 साल। देख रहे हो यहां पर, है ना, 415 + 40 तो हो जाता है 455। ठीक है। तो कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा का नाम था कुमारगुप्त प्रथम, है ना, जैसे समुद्रगुप्त का बेटा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, अब चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा का नाम है कुमारगुप्त प्रथम। ठीक। उसके समय व्यापार, कला और संस्कृति का बहुत अच्छा विकास हुआ, है ना। जब कुमारगुप्त राजा था तो उस समय व्यापार के क्षेत्र में काफी तरक्की किया गुप्त साम्राज्य। ठीक है। संस्कृति के क्षेत्र में भी, कला के क्षेत्र में भी काफी तरक्की किया गुप्त साम्राज्य कुमारगुप्त के शासनकाल में। ठीक है। और पूरा साम्राज्य शांति रहता था, कोई युद्ध वगैरह नहीं हुआ कुमारगुप्त प्रथम के समय में। ठीक। अब कुमारगुप्त प्रथम के बाद प्यारे बच्चों उसका बेटा राजा बना जिसका नाम था स्कंदगुप्त। अब आप कहोगे स्कंदगुप्त कब राजा बना, तो सिंपल ही है। अभी जैसे हमने कहा, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देते हैं, आपको यही याद हो जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहला याद रखिए, 275 में क्या शुरू हुआ था, 275 में गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हुई, याद है। घटोत्कच कब तक शासन किया, अच्छा गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया। फिर घटोत्कच कब तक राज किया, 319 तक, 319 तक घटोत्कच राज किया। फिर 319 में राजा कौन बना प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम 319 में राजा बना। और 319 से लेकर के 335 तक शासन किया कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहां लिख देते हैं चंद्र, CH1। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है 319 से 335 तक शासन किया। फिर 335 में राजा कौन बना, तो 335 में राजा बना था चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा, जिनका नाम क्या था, समुद्रगुप्त। तो 335 से लेकर के 375 तक, यानी कि 40 साल तक शासन किया। तो 335 से 375 तक कौन शासन किया, समुद्रगुप्त। ठीक, 100 से समुद्रगुप्त। समुद्र के बाद उनका बेटा राजा बना जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजा बना, 375 में, और ये भी 40 साल तक किया, यानी 375 से लेकर के 415 तक 40 साल हो गया। तो 375 से 415 तक शासन कौन किया, चंद्रगुप्त द्वितीय, CH से चंद्र, दी से द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनका बेटा राजा बना,
चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनका बेटा राजा बना, जिसका नाम क्या था? कुमारगुप्त। जिसका नाम क्या था? कुमारगुप्त। अब पूछा जाएगा कि कुमारगुप्त राजा कब बना, तो कुमारगुप्त 415 में राजा बना और 415 से लेकर के आगे 40 साल तक शासन किया। तो 415 से 455 तक, 415 से 455 तक किसने शासन किया? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त के बाद अब उनका बेटा आया प्यारे बच्चों, जिसका नाम था स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो है, याद रखिए उसका नाम क्या था? स्कंदगुप्त। याद हो रहा है आप लोगों को? स्कंदगुप्त। अब ये जो स्कंदगुप्त है प्यारे बच्चों, स्कंदगुप्त, ये राजा कब बना? 455 में। और 455 से लेकर के 467 तक शासन किया था। तो क्या आपको ये याद नहीं रहेगा सीरियल वाइज? पहले श्रीगुप्त आया, फिर आया पहले श्रीगुप्त, फिर आया घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, यहां लिख देते हैं चंद्र प्रथम पहला, ठीक। उसके बाद आया समुद्रगुप्त, 100 से समुद्रगुप्त। उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय, यहां लिख देते हैं द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया कुमारगुप्त। कौन आया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आया स्कंदगुप्त। इस सीरियल वाइज आप एक जगह लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। गुप्त साम्राज्य से सवाल आते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त राजा कब बना? 455 में। और स्कंदगुप्त कौन है? कुमारगुप्त का बेटा है, ठीक। तो स्कंदगुप्त 455 में राजा बना, 467 तक शासन किया, यानी लगभग कितना साल शासन किया? मात्र 12 साल। ओके सर, चलिए बस आप खत्म ही करेंगे, तो कोई छोड़ के मत जाना, लास्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, तो स्कंदगुप्त 455 में राजा बना, 467 तक शासन किया। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। उनके शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण शुरू हुआ। तो पूछा जाएगा, पहले शक शासक हमला करता था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, अब हमला करने लगा कौन? हुन। तो हुनों ने हमला कब किया? हुनों ने हमला किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो पूछा जाएगा स्कंदगुप्त कौन? पहले 455 में राजा बना, 467 तक रहा। स्कंदगुप्त जो कि याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम का बेटा था, ठीक। जब स्कंदगुप्त राजा बना तो उस समय हुनों ने आक्रमण किया, हुन, और स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था। याद रखिए स्कंदगुप्त भी काफी शक्तिशाली था, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया, पूरे यूरोप में सबसे पहले हुनों को किसने हराया? स्कंदगुप्त ने। तो पूछा जाएगा हुनों ने कब आक्रमण किया? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसका सबसे पहले हुनों को कौन हराया? स्कंदगुप्त ने। एशिया में कौन हराया सबसे पहले हुनों को? स्कंदगुप्त ने। पूरे यूरोप में सबसे पहले हुनों को कौन हराया? स्कंदगुप्त ने। भारत में ही नहीं सिर्फ, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सुदर्शन झील की भी मरम्मत कराई। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? सुदर्शन झील एक झील का नाम है, उसको ठीक किसने किया? मरम्मत करना मतलब ठीक करना, बहुत खराब उराब हो गया होगा कुछ, है ना। तो सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है इसके बारे में, है ना। जूनागढ़ अभिलेख एक अभिलेख है, इस अभिलेख से पता चलता है कि जो सुदर्शन झील है इसकी मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाया था, ठीक है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चलता है कि एक बहुत ही लायक, विचारशील, दयालु और प्रजावत्सल और लोक हितकारी शासक था, है ना। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने सुदर्शन झील को ठीक करवाया। दूसरा चीज इसी अभिलेख से पता चलता है कि एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही दयालु, लोगों के हित में काम करने वाले राजा थे स्कंदगुप्त, ठीक है। और स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील की मरम्मत हुआ था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है। इसके बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। याद रखिएगा स्कंदगुप्त को अंतिम शासक माना जाता है। इनके बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ गया, है ना। तो पूछा जाएगा कि पहला शक्तिशाली राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम राजा हुए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद वैसा कोई राजा नहीं आया जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गुप्त साम्राज्य का। और धीरे धीरे स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया, है ना। तो याद रखिए स्कंदगुप्त का शासन कब तक था? 467 तक था। अभी हमने क्या कहा? स्कंदगुप्त 455 में राजा बना, 467 तक इनका शासन रहा। स्कंदगुप्त के बाद जो भी राजा बना वो बहुत कमजोर रहा, है ना, बहुत कमजोर रहा। तो इसके बाद जो ये है आपका गुप्त साम्राज्य है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, ठीक है, खत्म होने के कगार पर आ गया। तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक माना जाता है स्कंदगुप्त को। इसके बाद साम्राज्य का पतन, साम्राज्य खत्म होना शुरू हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य का पतन, यानी गुप्त साम्राज्य कैसे खत्म हुआ। तो देखिए स्कंदगुप्त जो राजा है ये तो 467 तक ही रहे, लेकिन जो हुन है ना, हुन, जब स्कंदगुप्त था तो इन्होंने तो हुनों को हराया था, लेकिन स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद हुनों को कोई नहीं हरा पाया। अब हुन जो है बार बार गुप्त साम्राज्य पर हमला करता था। अब हुन अगर बार बार गुप्त साम्राज्य पर हमला करेगा तो गुप्त साम्राज्य तो कमजोर होगा, गुप्त साम्राज्य तो खत्म होगा। तो स्कंदगुप्त के बाद हुनों का आक्रमण जारी रहा, यानी हुन जो है बार बार हमला करते रहा।
एरन अभिलेख, एरन एक अभिलेख है, इससे पता चलता है कि हून शासक तोरमान ने 500 ईस्वी के बाद एरन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, है ना। एक ये है अभिलेख है, एरन अभिलेख। एरन में एक अभिलेख मिला, जिस अभिलेख का नाम क्या है, एरन अभिलेख। इस अभिलेख से पता चलता है कि जो हून राजा था, हून राजा यानी एक राजा का नाम है हून राजा, ऐसा पता चलता है कि ये 500 ईस्वी तक ना, यानी 467 में किनका अंतिम, 467 में स्कंदगुप्त खत्म हुआ। उनके बाद हून जो है हमला करते रहा और 500 आते आते हून का कब्जा हो गया पूरे एरन क्षेत्र पर, है ना। उसके बाद तोरमान का बेटा था, ये तोरमान राजा का नाम है ना। फिर तोरमान का बेटा आया जिनका नाम था मिहिरकुल। तोरमान का बेटा का नाम था मिहिरकुल। मिहिरकुल तो पहले हारा, लेकिन दूसरी बार फिर से मिहिरकुल हमला किया और गुप्त साम्राज्य को भारी क्षति पहुंचाया, भारी नुकसान पहुंचाया। उधर मालवा के यशोधर्मन ने गुप्त सम्राटों को अधिकतर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उधर मालवा के यशोधर्मन ने गुप्त साम्राज्यों के ज़्यादातर जगहों पर कब्जा कर लिया और इस तरह से गुप्त साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो वो साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य जो इतना शक्तिशाली था, सुवर्णयुग कहा जाता था, इतना शक्तिशाली था, लेकिन अंत हो गया। हर चीज़ का अंत होता है ना, इसका भी अंत हो गया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कैसे अंत हुआ, अगर आप बोलोगे तो स्कंदगुप्त राजा था जब, तब तक तो उन्होंने हुनों को हराया, लेकिन जब स्कंदगुप्त हार गया, स्कंदगुप्त जब उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद हुनों ने आक्रमण जारी रखा और इस तरह से जारी रखा कि 500 ईस्वी तक एरन क्षेत्र पर कब्जा हो गया उनका। तोरमन राजा था, उन्होंने हमला करते रहा। फिर तोरमन का बेटा आया मिहिरकुल, इन्होंने भी हमला करते रहा। पहली बार तो मिहिरकुल हार गया था, लेकिन दूसरी बार फिर उसको ज़्यादा गुस्सा आ गया और फिर से उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर हमला किया और इस बार बहुत नुकसान पहुँचाया। इसके बाद फिर गुप्त साम्राज्य की पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी कैसे मिली, है ना। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत, यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी कैसे मिली। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो समुद्रगुप्त राजा थे, समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी मिली है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से। तो हरिसेन की एक किताब है, हरिसेन नाम है एक इंसान का, तो हरिसेन ने एक किताब लिखा है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन ने किताब लिखा जिसका नाम क्या, प्रयाग प्रशस्ति। तो इसी किताब से प्यारे बच्चों समुद्रगुप्त के काल की जानकारी मिलती है। तो पूछा जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में कैसे पता चला, तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति किताब से पता चला। एरन सागर अभिलेख, एक अभिलेख है एरन अभिलेख, तो एरन अभिलेख से पता चला सती प्रथा के बारे में। तो पूछा जाएगा सती प्रथा के बारे में कैसे पता चला। सती प्रथा मतलब पहले जब उनकी पति की मृत्यु हो जाती थी, उनकी पत्नी को भी मार दिया जाता था। तो सती प्रथा के बारे में कैसे पता चला, एरन सागर अभिलेख से पता चला। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से, सती प्रथा के बारे में एरन सागर अभिलेख से। वेरी गुड। बाकी गुप्त काल साम्राज्य के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों से जानकारी मिली है, जैसे पुराणों से जानकारी मिली, पुराणों की संख्या 18 है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त ने प्यारे बच्चों किताब लिखा मुद्रा राक्षस, इस किताब से भी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली। शूद्रक ने एक किताब लिखा मृच्छकटिकम, पूछा जाएगा मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है, शूद्रक। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, विशाखा दत्त। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाखा दत्त, मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक, वात्स्यायन का कामसूत्र, कालिदास के ग्रंथ, इन सभी किताबों से हम लोगों को गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिली। और फाहयान भी आए थे, आपको पता है फाहयान, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहयान आए थे। उसके बाद वेनसोंग भी आए थे। तो ये जब भारत आए थे बौद्ध धर्म की खोज में, बौद्ध धर्म के ग्रंथ की खोज में, तो उस समय जब यहाँ पर आए थे उन्होंने भी एक किताब लिखा, है ना। पहले हम लोग क्या करते थे, अभी जाएंगे कहीं घूमने के लिए तो हम लोग कैमरा से फोटो लेंगे ना, सेल्फी लेंगे ना, इस तरह से वीडियो बनाएंगे। तो पहले वो लोग क्या करते थे, जब घूमते थे वो सारी चीज़ों को लिखते थे, जिसको यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यात्रा के दौरान, सफ़र के दौरान जो लिखते थे, यात्रा के दौरान जो लिखते थे उसको यात्रा वृत्तांत कहते थे। तो फाहयान, वेनसोंग ये दोनों चीन से आए थे, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को उस वक्त में लिखा और इनके किताबों से पढ़ के भी गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चला। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों के गुप्त साम्राज्य का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब जो अगली क्लास होगी पार्ट 5, वहाँ पर हम लोग दक्षिण के सरदार राजा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों का 8 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्द पूरने वाला है, लगभग 4000 बाकी रह गया है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से 5 लाख पुराइए, 8 लाख पुराइए। ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑफर आप लोगों को देंगे जो भी बच्चे एडमिशन नहीं लिए हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे डिमांड करते कि सर एक ऑफ़र लाइए, सर बहुत दिन से ऑफ़र नहीं लाए हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑफ़र देंगे, जो भी लोग एडमिशन नहीं लिए हैं ले लेना और अच्छे से ले लेना, अपनी पढ़ाई बढ़िया से करना, सारी चीज़ें प्रॉपर रूप से ख़त्म होगी। लेकिन उससे पहले 8 लाख जल्दी से पुराएंगे तभी तो होगा ना, क्या।
थैंक यू सो मच। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, तो और शायद एक लेक्चर बनेगा, फिर इसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। हम लोग हिंदी इंग्लिश के लिए एक अलग चैनल बनाए हैं, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट में जाके देखिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ऐसा को सरा